चलिए ऑडियो वीडियो में मान के चल रहा हूँ, आपको क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत है तो एक बार डिस्कस कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, अच्छा लाइट आ गई। हाँ हाँ, पीछे इधर 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 इधर। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है ना हमारा रहता है, उससे कंप्लीट करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हम रिलेशन एंड फंक्शंस, है ना। तो पीछे का कोई दिक्कत नहीं, कुछ पूछना तो नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन एक लिख लेते हैं ना। सभी आपकी कोई दिक्कत है तो बताना, है ना, पीछे से कुछ भी। मिसलेनियस को हम बाद में कराएंगे, और बैग में निकल जाओ है ना, चश्मा उसमें दिखाऊंगा। हाँ, ये करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 है ना, लास्ट क्वेश्चन हमारा है। पेज एक बार निकाल लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी का 184, और इसके बाद हम शुरू कराएंगे रिलेशन फंक्शन। इसकी जो मिसलेनियस है उसे हम बाद में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, पेज है आपका 184 एनसीईआरटी का। ये आपका है y इज इक्वल टू, यहाँ पर है आपका tan इनवर्स x का होल स्क्वायर शो करना है, यानी कि हमें प्रूव करने वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पर प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2। ये सिंबल का मीनिंग आप जानते हो बहुत अच्छे से, मैं एक बार आपसे पूछूंगा इन सब सिंबल का मीनिंग क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y1 इज इक्वल टू 2। ये बता सकते हैं इस y2 का मतलब क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और y1 का मतलब क्या है यहाँ पर? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो लॉजिकली तो आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो पहले क्या निकालूंगा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। y की तो जरूरत ही नहीं है, y1 की वैल्यू क्या लगेगी? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और फिर उसको दोबारा डिफरेंशियल करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और उन दोनों की वैल्यू जब हम यहाँ लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? सोल्व होने पर 2 आ जाएगा ना। प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो आंसर 2 आएगा ही आएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे इसको डिफरेंशियल पर। तो डिफरेंशियल के लिए क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y1 कह दीजिए या dy अपॉन dx कह दीजिए, एक ही बात है ना। दोनों लिख देता हूं मैं, क्योंकि दोनों का मतलब एवरेज x सबका मतलब एक ही होता है। बताएंगे इसका डिफरेंशियल क्या होगा? tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। हाँ, पहले पावर का डिफरेंशियल होगा, तो पहले पावर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 tan इनवर्स x, और 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि 2 tan इनवर्स x ही हो गया। पहले पावर का डिफरेंशियल होगा, चेन रूल लगेगा, फिर tan इनवर्स x का क्या होता है बताइए? नहीं नहीं, हाँ 1 अपॉन, अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए फॉर्मूला, यानी कि आपको tan इनवर्स x का डेरिव, हाँ गलत है ना। जरा सी भी गलती देखो, इसमें फॉर्मूले में जरा सी भी गलती अगर आपकी होगी आंसर बेस करेगा ही नहीं, है ना। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स x का क्या होता है? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। sin इनवर्स x का नहीं, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए ना। चलिए मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना है? 2 tan इनवर्स x, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y1 की वैल्यू मेरे पास सामने लिखी हुई है, वो बाद में लगा देंगे, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए अब हम करेंगे इसका y2 मींस अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसमें क्या लगाने वाला हूं मैं अब? प्रोडक्ट रूल नहीं, कोशेंट रूल, है ना। वेरिएबल का डिवीजन है तो क्या लगाएंगे? कोशेंट रूल। हाँ, मतलब अभी जो स्टार्टिंग करेंगे वो कैसे करेंगे? क्वेश्चन रूल से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल का डिवीजन है। 2 को रखेंगे साइड में, क्वेश्चन रूल याद ही होगा, क्या होता है हमारा? डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन होल स्क्वायर, है ना, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं यहाँ से। डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ना। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या हो गया? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी
होल स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात ये? और देखेंगे आप कि 1 + x² से 1 + x² क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल। तो y1 ये तैयार है, y2 ये तैयार है, और ये वैल्यू कहाँ लगानी है हमें उठ करके, इसके LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर मैं वैल्यू लगा रहा हूँ। तो x² + 1 का होल स्क्वायर, y2 मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 को मैंने कांस्टेंट होने के से बाहर रख दिया। यहाँ से क्या हो गया, 1 - 2x इंटू tan इनवर्स x, डिनोमिनेटर में कितना है 1 + x² का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू x² + 1, वो तो क्वेश्चन में ही है एक तरीके से। y1 की वैल्यू लगेगी, और y1 की वैल्यू क्या लगने वाली है हमारे पास, वो है 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x²। अगर मैंने सब कुछ सही किया है तो आंसर क्या आना है इसका सॉल्व करके, 2। हाँ जी, कैसे देखेंगे, क्या मैं इससे पूरा कर सकता हूँ कि नहीं, ये खत्म हो गया। और यहाँ पे देखेंगे 1 + x² से 1 + x² क्या हो गया, खत्म। और इस 2 को क्या ले आता हूँ, अंदर ले आता हूँ, है ना। इस 2 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 1 × 2 कितना हो गया, 2 - 4x tan इनवर्स x, और 2 2 जा कितना है ये भी, प्लस का 4x इंटू में कितना है tan इनवर्स x, और उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, खत्म। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2, यानी कि राइट हैंड साइड आ चुकी है, क्वेश्चन प्रूव हो गया है, कंप्लीट होता है ना क्वेश्चन। मेरे सबसे कोई मुश्किल नहीं लगा होगा आपको, समझ में आ गया होगा। हाँ, आरव, स्नेहा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें आपको, जरा भी क्लियर है आपको? बाकी आपको तीनों को LHS के बाद क्या, अब ध्यान रखना, ये क्या था x² + 1 का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ y2 की वैल्यू लगाई, y2 मतलब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या है उसकी वैल्यू 2, और 2 को मैंने बाहर रख दिया बस थोड़ा सा। यहाँ से क्या था 1 - 2x इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, ये बात समझ आ गई। फिर क्या था प्लस का 2x इंटू x² + 1 है, इंटू कितना है y1 की वैल्यू कितनी है 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x², याद लगा सर। अब कैसे मैंने सॉल्व किया, इसको इससे काट दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, है ना। मैंने इसको काट दिया, 1 + x² से 1 + खत्म, और मैंने कहा इस 2 को मैं अंदर ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूँ। तो 2 × 1 कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 4x tan इनवर्स x। यहाँ पर क्या था 2x × 2 यानी कि 4x tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, इतना ही पॉजिटिव इतना ही नेगेटिव, ये भी खत्म, आंसर क्या आ गया 2। चलिए, क्लियर है, आपको क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं इसको? चलिए, कुछ पूछना तो नहीं है ना, अभी सबने लिखा हुआ है, कुछ भी पूछ सकते हो। देखिए, जब तक बोर्ड पे सामने है, एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन करके लिखी हुई है, वैसे फिर भी कहीं दिक्कत है तो उसको दोबारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। केवल इसकी जो मिसलेनियस है उसको हम छोड़ रहे हैं, और मिसलेनियस के अलावा या असाइनमेंट में आप देखेंगे एक तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में भी। तो एक में क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल है उसमें वो करा रहा हूँ आपको, बाकी एग्जाम्पल तो और भी कराने हैं। और एक थोड़ा यूनिक एग्जाम्पल है ना, बहुत ही यूनिक तरीके से होता है ये वाला एग्जाम्पल। असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन है, और असाइनमेंट मैंने शेयर किया था, आपने अगर देखा हुआ तो मेरे ग्रुप में शेयर किया हुआ है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का असाइनमेंट, ट्राई करें, उसको भी फिर हम डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ, चलिए, इसीलिए मैं एक आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कोई आया ही नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल में ही है, और एग्जाम्पल है आपका 48। चलिए इसे डिस्कस करते हैं, ये आपको हेल्प करेगा असाइनमेंट में भी, है ना। एग्जाम्पल नंबर 48, पेज नंबर है आपका 190। इसकी जो मिसलेनियस बाद में कराएंगे, इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं रिलेशन फंक्शन, क्योंकि आपके एग्जाम में आ रहा है जुलाई में, तो मैं नहीं चाहता कि वो जरा भी डिले हो। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कह रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स WRT, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू e की पावर cos x। बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है, बहुत आसान है, ऐसा नहीं कोई एग्जाम्पल मुश्किल है। किसी को आइडिया है इसके बारे में कि कैसे करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो, विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हो, विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो, विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हो, और ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि विद रेस्पेक्ट टू e की पावर cos x डिफरेंशियल कैसे करेंगे, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। हाँ जी, आप में से कोई सजेशन देना चाहेगा? स्नेहा, और आप कोई हल्का सा मेरे को हिंट देंगे? हिंट है बस, इसमें क्वेश्चन बहुत आसान है ये, जैसे इन्होंने कहा सभी ने कि असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, वो भी इसी लॉजिक पे बेस्ड है ना, वो भी इसी लॉजिक पे बेस्ड है, इसलिए वो भी आपसे नहीं हो पाया होगा। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू
हाँ वो भी लॉजिक, तो वही लॉजिक आ गया ना, मैं उसको भी कर दूंगा। खैर आप कहोगे तो, मगर पहले बताओ मेरा कुछ आइडिया है इसके बारे में? नहीं कुछ आइडिया है इसके बारे में? सर शायद से जैसे हम dy अपॉन dx करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x में, तो इसमें हम देखिए dy अपॉन d। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ कि इसको u मान लीजिए और इसको v मान लो। क्या मान लिया? पहले वाले को u, उसको मान लिया v। अब एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम, u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, तो अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, du अपॉन dv। पहले ये बात क्लियर है? थोड़ा सा हिंट मिल गई होगी आपको, है ना। अब du अपॉन dv डायरेक्ट नहीं निकल सकता क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, तो मैं इसको क्या चेंज करूंगा? हाँ क्या करना है ना, बोलो सही कह रहे हो। हाँ du अपॉन dx, और यहाँ से क्या कर दिया, dv अपॉन dx, और क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो चुका है। अरे अल्टीमेटली है तो ये du अपॉन dv ही, यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ उसके रेस्पेक्ट में, मगर थोड़ा ट्रिकी करने की सभी समझ में ही नहीं है। बस यही लॉजिक है जो आप कहते हो ना असाइनमेंट का, वो भी इसी लॉजिक से ही होगा, है ना। अब du अपॉन dx, हाँ जी, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, पहले पावर का डिफरेंशियल होगा 2 sin x, 2 sin x into cos x। तो 2 sin x, पावर एक कम हो गई, तो अरे सत्य नहीं, ये sin स्क्वायर x या sin x का होल स्क्वायर की बात होती है, तो क्या हो गया इसका डिफरेंशियल 2 sin x, और sin x का cos x, e की पावर cos x का डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x, अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। हाँ e cos x into minus sin x। e की पावर cos x ही रहेगा, और कुछ आएगा? बस ये रहेगा आंसर, स्नेहा। माइनस sin। हाँ बोलो बोलो यारा। बिल्कुल ठीक। अरे e की पावर cos x का e की पावर cos x, और cos x का माइनस sin x भी तो लिखोगे, यदि आपको समझ नहीं है कि e की पावर x है, e की पावर x है, बट x का वन हो जाता है कि फर्क नहीं पड़ता, क्यों लिखा? अगर मैं कहूँ सपोज करो, बस मना, अगर मैं इनको काट दूं आपस में तो कोई दिक्कत है क्या? काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता हूँ? ये अल्टीमेटली क्या du अपॉन dv है। जब मैं du मतलब इसको काट के du अपॉन dv लिख सकता हूँ, तो क्या du अपॉन dv को ये लिख सकता हूँ कि नहीं? फिर लॉजिकली वैलिड है कि नहीं? ये इससे क्या हो गया, जैसे ही मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा ना, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, यानी कि आप इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल नहीं कर सकते थे, मगर इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया मैंने, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया, du अपॉन dv को ऐसे लिख दिया। पहले तो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, पहले ये डिस्कस करेंगे। लिख दिया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि du अपॉन dx निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल आप जानते हो, इसको dv अपॉन dx निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन की मैंने कहा स्टार्टिंग बड़ी यूनिक थी, ये एग्जाम्पल है क्या, और आप जो कह रहे हो वो भी कराता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन चलो और लेते हैं असाइनमेंट से, असाइनमेंट निकालो यार, किसी के पास ऑनलाइन हो या कहीं पर भी करने। हाँ एक बार देख लो यार, क्योंकि मैं करूंगा तो फिर पूरा जूम आईडी से मेरे को जाना पड़ेगा थोड़ा बाहर। देखो यार असाइनमेंट, पहली बात क्लियर है? हाँ तो इसका आंसर क्या बनेगा फाइनली, इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं। कुछ कट तो रहा नहीं है ना? हाँ कट रहा है ना, ये कट रहा है, तो आंसर क्या हो गया, -2 cos x अपॉन e की पावर cos x। ये तो एग्जाम्पल नंबर 48 है, देखना यार आंसर क्या है। हाँ चलो चलो एक बार पहले इसका आंसर देखो यार, ये एग्जाम्पल नंबर 48 पेज 190 का आंसर देखेंगे, ये है कि नहीं? कोई चेंजेस करना हो थोड़ा सा तो भी कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ सभी के बुक में ये आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए एक और ले रहे हैं बस, उसके बाद हम नया लॉजिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन फंक्शंस, और पहले एक्सरसाइज का हम लॉजिक बताएंगे आज आपको, और फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये असाइनमेंट का है। हाँ जी क्या चीज, यहाँ देखना आंसर, आंसर वहां देखना, आंसर वहां है लास्ट में ना। चलिए अब बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन जो इनके असाइनमेंट का करेंगे नहीं हुआ, कि राइट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स, और जैसे आंसर लिखा हुआ है इसका, आंसर क्या लिखा हुआ है इसका, माइनस का कॉट एक्स। मगर लॉजिकली करेंगे कैसे, अब ये बताइए किसका है आपका? हाँ ये बताओ जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सेम लॉजिक है, तो इसको क्या मानने वाला हूँ मैं यहाँ पर u, और इसको यहाँ पर v, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या निकालना है यहाँ पर, du अपॉन dv। बहुत आसान है, अगर नहीं करा तो एग्जाम में छोड़ ही आओगे आप, इतना दिमाग में नहीं चलेगा ये क्या नई चीज आ गई कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू cos x, ये कौन सा नया लॉजिक आ गया, तो है बहुत आसान, बस ट्रिक है। हाँ जी अब बताओ यार du अपॉन dv को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो लॉजिकली बताना कहीं वैलिड है कि नहीं बस, और वैलिड होना चाहिए मैथमेटिक्स में, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कितना ऐड करो इतना माइनस करो इतना मल्टीप्लाई करो इतना डिवाइड करो, बहुत क्वेश्चन में करते हैं, है ना। बात क्लियर है मेरी?
अब डी यू अपॉन डी एक्स बताएंगे सोच के कि साइन एक्स का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा इसका, cos x। dv अपॉन dx, बिल्कुल सही। आंसर क्या हो गया इसका, माइनस है। और माइनस को हम नीचे नहीं लिखते हैं ना, जनरली ऊपर लिखते हैं माइनस। और cos x अपॉन sin x को क्या लिख दिया हमने। अच्छा, भी आपको क्लियर है पहला क्वेश्चन अभी असाइनमेंट का आंसर माइनस cot x आ गया है ना। तो इन क्वेश्चन को करने की ट्रिक थी, और मुझे लगा कि एक क्वेश्चन आपसे शायद नहीं एकदम दिमाग में आ रहा होगा आपके, तो मैंने ये आपको करा दिया ना, एग्जाम्पल भी करा दिया और एक क्वेश्चन भी करा दिया। हाँ, ओके, क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। बस बात नहीं पता होगा अगर आपको तो कैसे करोगे ना। बात कई बार देखो मुश्किल नहीं होता है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा मुश्किल है, बस कई बार हमें लॉजिक नहीं पता होता, फॉर्मूले गलत यूज कर लेते हैं, बहुत सारी दिक्कतें इस तरह की होती हैं छोटी छोटी, जो छोटी छोटी गलतियां ही ना बहुत बड़ा डिफरेंस ला देती हैं एंड में। एंड में क्या होता है, जब पेपर देने जा रहे होते हैं आप और दोनों बुक जब आ रही होती हैं, ये छोटी छोटी कमियां ही ना ये आपको फिर वो फोबिया पैदा कर देती हैं, अरे ये तो ये नहीं हो रहा हमसे, तो ये नहीं हो रहा। मतलब कमांड करें तो बहुत आसान लगेगा, है ना। चलिए खैर, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आर एंड ए, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 1। इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से। और जैसे मैं कह रहा था कि इसके वर्किंग मेरे नोट्स अपडेट किए हैं, है ना, काफी पेज मैंने तैयार कर लिए हैं, मतलब पहले एक्सरसाइज के लगभग पूरे नोट्स मैंने अपडेट कर लिए हैं। जो कुछ हटना था ना वो हटा करके मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो वो भी मैं आपको बहुत जल्दी आज कल में ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा। मतलब कंक्लूजन मेरा कहने का ये है कि आप समझने पे ज्यादा फोकस करें, वर्किंग कैसे लिखनी है वो आपको नोट्स से दूंगा आपको, है ना। यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी दे दूंगा और जो ऑनलाइन है उनके लिए मैं शेयर कर दूंगा। पहला देखिए, इसमें पहली एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1.1, ध्यान रखना मिसलिनियस छोड़ रहे हैं हम, बाकी सब हमने कर लिया क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी का। तो चैप्टर 1 करेंगे, उसके बाद सीधे मिसलिनियस और इसका एओडी, यानी फर्स्ट बुक हमारी इस तरह से बहुत जल्दी खत्म होने की तरफ आएंगे। चैप्टर नंबर 1, उसकी भी सिर्फ और सिर्फ पहले एक्सरसाइज का लॉजिक डिस्कस कर रहा हूँ, रिलेशन एंड फंक्शंस के। इसमें 3 वर्ड आएंगे आपके, रिफ्लेक्सिव, एक वर्ड होगा आपका रिफ्लेक्सिव, और समझने पे बहुत ध्यान देना। दूसरा वर्ड आएगा यहाँ पर आपका सिमेट्रिक, और तीसरा वर्ड आएगा आपका यहाँ पर ट्रांजिटिव। 3 वर्ड पर बहुत ज्यादा फोकस करना। पहला वर्ड है रिफ्लेक्सिव, दूसरा वर्ड है आपका सिमेट्रिक, तीसरा वर्ड है आपका ट्रांजिटिव, है ना। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब ए कॉमा ए, अपने से ही अपने को हम लॉजिक चेक करते हैं। तो क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, पहले पैटर्न ध्यान रखो है क्या है। रिफ्लेक्सिव का मतलब अपने से ही अपने को हम लॉजिक चेक करते हैं, ए कॉमा ए कहते हैं इसे। सिमेट्रिक में हम ए कॉमा बी को ट्रू मान के चलते हैं, कोई एक पेयर में ट्रू मान लिया, और चेक क्या करेंगे, इसका उल्टा। हम चेक किसमें करेंगे, इसको बी कॉमा ए में चेक करेंगे, और इसमें लगा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, यानी कि ए कॉमा बी सही होना जरूरी है, क्या उसका उल्टा भी ट्रू है तो वो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, और अगर उसका उल्टा ट्रू नहीं आया एक बार भी तो आंसर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ठीक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हम ए कॉमा बी और बी कॉमा सी 2 पेयर ऐसे लेके चलेंगे जो सही होने ही चाहिए, इसमें हम चेक नहीं करेंगे, ये 2 पेयर लेके चलेंगे अपनी तरफ से, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, और चेक किसमें करेंगे हम, ए कॉमा सी, यानी इसमें हम चेक करेंगे अगर ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वर्ड फिर क्वेश्चन शुरू कर दूंगा इसके, है ना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अपने से अपने को चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव कहलाता है। ए कॉमा बी ट्रू है, क्या बी कॉमा ए उसका उल्टा भी ट्रू है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ए कॉमा बी ट्रू है, बी कॉमा सी ट्रू है, क्या ए कॉमा सी ट्रू आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और आप जानते होंगे कि अगर मैंने 99 एग्जाम्पल ऐसे दे दिए ट्रू के और एक एग्जाम्पल क्या हो गया फॉल्स का, तो आंसर क्या लिखा जाएगा, आंसर फॉल्स ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी बेसिस पे आपने 2-3 एग्जांपल देखे, सपोज करो आपको ट्रू आ गए तो आंसर ट्रू हो गया, ऐसा नहीं है। एक भी अगर एग्जांपल फॉल्स है तो आंसर क्या लिखा जाएगा, फॉल्स ही लिखा जाएगा। चलिए, अब मैं आपके संग डिस्कस करूंगा और चीजें भी बतानी है, और मैं सोच रहा हूँ एक एक करके बताएंगे, आप फिर ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे ना। अभी हम एकदम लॉजिकली ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अभी, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहे हैं, एग्जामिन वेदर each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। सब कुछ सामने लिखा हुआ है, इसको मैं अभी इसलिए हटा नहीं रहा। पहला पार्ट, पहले का भी पहला पार्ट, कितने पार्ट है इसमें, 5 हैं, और 5 के भी जो 5वां क्वेश्चन है उसके भी 5 इंडिविजुअल पार्ट हैं।
रिलेशन आर हमसे कह रहे हैं और इन द सेट, जो रिलेशन ए है वो सेट ए के लिए है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 13 और फिर 14 और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज्ड। रिलेशन जो हमारा डिफाइन कर रहे हैं x, y, यानी कि पेयर इस तरीके से हैं सच दैट 3x - y = 0। लिखे बिल्कुल नहीं, लिखने का काम इसमें खास है भी नहीं, इसमें केवल सारा काम है समझने का, लॉजिकली समझने का काम है ना। सेट कौन सा यूज करना है हमें, 1 2 3 4 से लेकर के 14 तक नंबर जो यूज करेंगे, है ना। और ये पेयर है। चलिए अब हम पहली चीज क्या करेंगे, इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, a, a अगर यहाँ तो कोई नंबर लेके चलेंगे, है ना, कोई नंबर लेके चलेंगे। मैं यहाँ पर नंबर लेके चला, सपोज करो 2, 2। क्या 2, 2 ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमें चेक करेंगे। तो इसमें जो दूसरा नंबर है y है, वो क्या है, पहले वाले के 3 गुने के बराबर है। y क्या है, 3x के बराबर है। तो इसका जब पेयर बनाएंगे, अगर मैं x की वैल्यू 2 लूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 जा 6। क्या ये सही है स्टेटमेंट, है ना। क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या दूसरा नंबर पहले वाले के 3 गुने के बराबर है क्या। अगर हम इसमें बात करूं तो सिंपल अगर लॉजिक सोचा जाए तो लॉजिकली यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले के 3 गुने के बराबर होना चाहिए। मैंने यहाँ 2, 2 लिया, तो क्या दूसरा नंबर पहले वाले के 3 गुने के बराबर है। नो सर। वो तो जब आता ना, जब ये वाली कंडीशन होती तो दूसरा नंबर पहले वाले के, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती तो 2, 2 क्या रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। सपोज करो मैं कोई भी पेयर और लेके चलता 3, 3 ले लेते, तो क्या दूसरा नंबर पहले वाले के 3 गुने के बराबर है। लिखना मत, देखो लिखने तो नहीं समझाने वाला कुछ भी, है ना। तो रिफ्लेक्सिव क्या है, ये नहीं है, समझा नहीं आया ये रिफ्लेक्सिव की बात, है ना। रिफ्लेक्सिव की बात क्या चेक करेंगे हम इसमें, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया कि एक पेयर आपको ऐसा लेना ही पड़ेगा, a, b जो ट्रू हो। तो मैं पेयर ले रहा हूं, सपोज करो 2 के संग, तो 2 के संग क्या पेयर लूं जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो। हाँ बिल्कुल सही, सही कह रहे हो, ये पेयर में लेना ही पड़ेगा। तो 2, 6 लिया, और ये जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले के 3 गुने के बराबर है, यानी कि इसमें एक तरीके से y = क्या है, 3x वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो हमें लेके चलना ही पड़ेगा, ये चेक नहीं करना मैं। चेक किसको करना है, हाँ चेक किसको करेंगे, 6, 2। अरे a, b तो सही है, चेक किसको करेंगे, b, a को। अब इसमें ये देखो, क्या दूसरा नंबर, ध्यान रखना मेरी लैंग्वेज को जरा, कि y पहले वाले के 3 गुने के बराबर है, यानी कि दूसरा नंबर पहले वाले के 3 गुने के बराबर है। तो क्या ये नंबर दूसरा वाला पहले वाले के 3 गुने के बराबर है, नो सर। नहीं है। क्या दूसरा नंबर पहले वाले के 3 गुने के बराबर है। अब देखो 2 = 18 है, नहीं है। पहला वाला दूसरे के 3 गुने के बराबर है, मगर हमें रिलेशन क्या चाहिए, दूसरा, यानी कि y पहले वाले के 3 गुने के बराबर होना चाहिए। तो क्या दूसरा नंबर पहले वाले का 3 गुना कितना हो गया, 18। क्या 2 और 18 बराबर होते हैं, नहीं होते। तो ये क्या हो गया, इसने सिमेट्रिक की कंडीशन को भी क्या कर दिया, फेल। मैं फाइनल लगाता हूँ, फाइनल आंसर ये है, रिफ्लेक्सिव क्या है, फेल है। सिमेट्रिक क्या है, फेल है। मैं एक बार ट्रांजिटिव लिख रहा हूँ, फिर एक बार आपके साथ दोबारा डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, a, b सही होना चाहिए, b, c सही होना ही चाहिए, तो लेके चलना पड़ेगा इससे, है ना। सपोज करो मैंने 1 के संग लिया, तो 1 के संग क्या लेंगे हम, 1 के संग लेंगे 3। सही कह रहे हो, दूसरा नंबर पहले वाले के 3 गुने के बराबर होना चाहिए। नहीं उसका ध्यान रखो, 3 गुना सोचते हो 3 टाइम्स, सेकेंड नंबर फर्स्ट पे क्या होना, 3 टाइम्स के बराबर होना चाहिए। तो a, b क्या है, सही है। अब दूसरा पेयर क्या लेके चलूंगा, हाँ यार बता सकते दूसरा पेयर क्या होगा, बिल्कुल सही समझ रहे हो, 3, 9। क्यों, a, b है, अरे जो b है वो यही आएगा, b, c 3 आना चाहिए, 9 क्यों आया। ये वाला b, c सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ट्रू। अब सेकंड नंबर इसके 3 गुने के बराबर होना चाहिए था, यानी कि ये वाला नंबर इसके 3 गुने के बराबर होना चाहिए था। 9 के अलावा कुछ और लगते तो ये कंडीशन ही फेल हो जाती, जबकि मैं कह रहा हूँ ट्रांजिटिव के लिए 2 पेयर सही होना जरूरी है। तो यहाँ 9 के अलावा कोई और दूसरा नंबर नहीं आ सकता था, बस वही 9 क्यों लिखा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब चेक किसमें करना है,
ए कॉमा सी, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या हो गया एक तरीके से, हाँ चेक किस में कर रहे हैं, 1,9 में। अब ये देखो क्या दूसरा नंबर पहले वाले के 3 गुने के बराबर है? भाई इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3, क्या 9 और 3 बराबर होते हैं? नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, तीनों कंडीशंस को फेल कर रहा है। अब एक बार डिस्कस करेंगे इसे। जो इक्वेशन दी है ना, इक्वेशन जो दी हुई है भाई 3x माइनस वाई बराबर 0। अब मैंने इसको थोड़ा समझाने के लिए क्या कर दिया, y बराबर 3x। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं इसको, y को उधर ले गया तो y बराबर 3x। इससे समझना और समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा, है ना? क्लियर है? आपको कुछ पूछना पहले, लॉजिक समझाया नहीं है? हाँ जी, पहले ऑनलाइन में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्नेहा और आरव लॉजिक पहले समझ आए, क्योंकि मैं यही चीज बार रिपीट करने वाला हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं। वर्किंग में आपको दे दूंगा, वर्किंग की टेंशन नहीं है हमें, वर्किंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती इसमें। बात होती है सारी लॉजिक की। लॉजिक समझ आ रहा नहीं आ रहा? स्नेहा और आरव कुछ पूछना है इसमें भी क्या? सर तो सिमेट्रिक में जो एलिमेंट्स है उनको क्या करना होता है, रिप्लेस देखो करना होता सिमेट्रिक है। के लिए ए कॉमा भी सही होना जरूरी है, उसका उल्टा चेक करते हैं। पहले लॉजिक यहाँ देखो, यहाँ समझना होगा लॉजिकली मतलब क्या कर रहा हूँ। वो लॉजिक यहाँ लिखा हुआ है कि अपने से अपने को चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव है। ए कॉमा भी कोई दो एलिमेंट लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, उसका उल्टा चेक करेंगे। चेक इसमें करेंगे, ये तो हम ट्रू लेके ही चलेंगे। बात पहले समझ आ रही मेरी? सिमेट्रिक में क्या करते हैं? यस सर, यस सर। अब मैंने लिया एक पेयर ऐसा लिया और यहाँ सपोज तो मैंने ट्रू लिख दिया। मैं कुछ भी लिख सकता था, इनमें से कोई भी नंबर लिख सकता था। मैंने एट एंड ऐसे ट्रू लिख दिया, तो यहाँ मेरे को 6 लिखना ही होगा, क्योंकि सेकंड नंबर पहले के 3 गुने के बराबर होना चाहिए था। इसको चेक नहीं करना, ध्यान रखना, ये तो मेरे को ट्रू लेके ही चलना है, चेक तो उल्टा करना है। हाँ क्लियर है मेरी बात? आराम आपको कुछ पूछना तो नहीं है? स्नेहा आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन? क्या था, लेकिन मैम ने बोला था कि मतलब इसमें अगर ऐसे करोगे तो 1.5 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि हमने बिलोंग टू आर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा इसमें। एक मिनट थोड़ा तेज बोलो, आपकी ना आवाज थोड़ी धीमी आ रही है मेरे को जरा। सर स्कूल वाली मैम कह रही थी, मैंने ऐसी सेम मेथड मतलब ऐसे ही किया था, तो मैम ने कहा था कि इसमें 1.5 नंबर कट जाएंगे, बिलोंग टू आर वगैरह लिखना पड़ता है और सिंबल्स बनाने पड़ते हैं देखो बिलोंग साइड में, टू आर, नहीं आर तो। जब लिखते हैं, हाँ वो सही, वो मतलब मगर आर मतलब रियल नंबर का सेट भी होता है यहाँ पर, है ना? मगर यहाँ जो सेट है तो ये है, मतलब बिलोंग्स टू आर मतलब आर रियल नंबर के लिए भी लिखते हैं कई बार। हाँ ये आप कह रहे हो ना, वो कह रहा हूँ वर्किंग सर वर्किंग। बिलोंग्स टू आर तो रिलेशन के लिए लिखेंगे ना। अच्छा बिलोंग्स टू आर, मैं कह रहा हूँ दो तरह से यूज होता है बिलोंग्स टू आर। कई बार बिलोंग्स टू आर रियल नंबर के लिए भी यूज हो जाता है ना। यहाँ पे आप रियल नंबर की बात नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि जो रिफ्लेक्सिव है वो क्या कर रहा है, कंडीशन को फेल कर रहा है। ये कह रहे हो कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये कहना चाहते हो ना आप? यस यानी सर। कि ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन यस क्या हो सर, रही है इसमें? मतलब फेल। मेथड यही है कि 2,2 जैसे लिखा है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर हेंस हाँ नॉट रिफ्लेक्सिव, ऐसे हाँ पूरा बिल्कुल, लिखना पड़ेगा। वो सही है, वो मैं आपकी बात समझ गया। मैं कह रहा हूँ वर्किंग में आपको लिख के दे दूंगा वर्किंग कैसे लिखी जाती है। अभी हम समझने पे ज्यादा फोकस करेंगे, मतलब समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपकी? वो तो वर्किंग को लेकर के आप कह रहे हो, समझने में कंफ्यूजन तो नहीं कोई इसको लेकर के? नो। चले, है ना? देखिए क्लास जैसे मैं कहूँ अभी रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही है, शायद नेक्स्ट वीक ही हो पाएगी, तो क्लास थोड़ी देर में कैंसिल होगी। उससे बेटर ये है कि मैं क्लास को यहीं पर ही बीच में थोड़ा एंड कर देता हूँ और आप रिजॉइन कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है ना। बीच में समझाते समय कैंसिल होगी तो ज़्यादा दिक्कत आएगी, है ना? तो मैं क्लास को देखिए एंड कर रहा हूँ और फिर आप इसको रिजॉइन कर लीजिए, है ना? तो 40 मिनट आराम से चल जाएगी।